हेलो एवरीवन, चलचित्र प्रेजेंट्स वीकली अपडेट में आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर दूसरे हफ्ते हमारी दूसरी वीकली अपडेट की वीडियो है। आप सबके सामने बॉलीवुड और हॉलीवुड से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं। और इस हफ्ते की जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि निर्मला सीतारमण क्या निर्मला सीतारमण ने मूवीज देखने के ऊपर टैक्स लगा दिया। अगर आप मूवीज देखते हुए पाते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये कैसा टैक्स? पॉपकॉर्न वाला बात कर रहे हो क्या? नहीं भाई, पादने पे भी टैक्स है। पादने पे भी। अरे फालतू बात छोड़ो। हाँ, तो इस हफ्ते जो बॉलीवुड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि संध्या सूरी की फिल्म संतोष को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है फॉर ऑस्कर्स। और मतलब कि ये इनक्रेडिबल माइलस्टोन है इंडियन सिनेमा के लिए। जो इंडियन सिने हब मतलब इंडिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म मेकर्स को ग्रांट प्रोवाइड करती है और उनको शूट में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आपको ट्रेन में कोई सीन शूट करना है या किसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में अगर कोई साइट है वहाँ पर आपको कोई चीज़ शूट करनी है तो डॉक्यूमेंटेशन से लेकर पूरे एंड तक वो आपको हेल्प करती है। तो उन्होंने 30% इसका बजट दिया था, मतलब 30% उनका उसमें होता इंडिया सिने हब का। तो ये प्रॉपर कह सकते हैं कि इंडियन फिल्म है क्योंकि मतलब प्रोड्यूस इंडिया में हुई है रेदर देन ऑल वी इमेजिन एज लाइक। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इंडियन जो डायरेक्टर्स हैं और इंडियन मूवीज को बढ़ावा दे रहे हो फंड देके और ये चीजें करके। और इस समय इंडिया में चीज़ों काफ़ी ज़रूरत है। रीजन बिहाइंड दैट कि न्यू क्रिएटर्स जो आ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक उनको जगह मिल रही है अपनी चीज़ों को प्रूव करने की। इसीलिए गवर्नमेंट को और आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट को डायरेक्टली इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए कि जो नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर वो जैसी भी कहानी लेके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें बजट प्रोवाइड किया गया है फॉर डॉक्यूमेंट्री या फिल्म या कुछ भी। जाहिर सी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग हमेशा बात करते हैं हॉलीवुड की ये मतलब देखो, हॉलीवुड की ग्राफिक्स या वीएफएक्स छोड़ दो, हम लोग स्टोरी वाइज भी उनसे आगे निकल सकते हैं। अच्छी कहानियां हमारे पास भी हैं, बट बहुत अच्छी कहानी जो मतलब अब जैसे पुष्पा ऐसी मूवीज या फिर बेबी जॉन जैसी मूवीज को अगर लोग पसंद करना छोड़ दें तो हम लोग कुछ ऐसी कहानियों के ऊपर काम करें जो रियलिटी में मायने रखती है हमारे कल्चर और हमारे लोगों के लिए। एग्जैक्टली वो तो बात है ही। और इस हफ्ते की जो सिनेमा लवर्स के लिए जो सबसे बड़ी बुरी खबर है भारतीय सिनेमा वालों के लिए कि भारत के डायरेक्टर मतलब लेजेंडरी डायरेक्टर श्याम बेनेगल की डेथ हो गई है। और वो उस जमाने के हैं सत्यजीत रे के ज़माने के मतलब वो हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, मतलब मंथन, भूमिका और मतलब चंद्रदास चोर, मार्केट प्लेस और ऐसी कई सारी मूवीज़ बनाई हैं। उन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका था, इंडिया का 3rd हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण वो भी मिल चुका था। तो ये वॉज ए लेजेंडरी फिल्म मेकर। और मैं बताता हूँ, और एक तरीके से मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हुआ है कि वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ उनका लीनिंग ज़्यादा था। वो जो भी वो फिल्म्स बनाते थे, इट्स पर्सनल थिंग, बट जो मुझे समझ में आता है कि हम लोग पता नहीं ये बागी 3 के डायरेक्टर क्या नाम था, नोलन साहब जी, जो भी नाम था चूतिया का, फरहाद सामजी नोलन। तो फरहाद सामजी नोलन भाई पीजे की मैंने वीडियो देखी थी, बोलता है फरहाद सामजी नोलन। तो हम लोग ऐसे चूतियों डायरेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, बट जब कोई ऐसा लेजेंडरी डायरेक्टर होता है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए तो एक वीडियो में किसी मेन स्ट्रीम क्रिटिक या फिर मतलब कोई मेन जो बड़ा क्रिएटर है यूट्यूब इसके ऊपर कोई डिटेल वीडियो नहीं बना रहा है एंड लाइक ये मतलब व्यूज नहीं आते। तो भाई हर चीज व्यूज नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग। आपको कुछ अगर आप जिस फील्ड में हो उनके लेजेंड्स की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप कैसे मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो चीज। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जाकिर हुसैन की भी डेथ हो गई। हाँ, मतलब तबला मैस्ट्रो जाकिर हुसैन लेजेंडरी थे भाई, इंडियन म्यूजिक में बहुत बड़ा नाम था। एंड जो सबसे आयरनिक बात है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उनके कॉफिन जो हमारे जाकिर हुसैन है, अरे हाँ, और जो हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर हैं उनके जो वो होती हैं अस्थियों के लिए जो लकड़ियाँ होती है उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। भाई ये तो फालतू बात है। ठीक है, पिछले जो 3-4 या इस हफ्ते जो भी ये टैक्स के ऊपर वो चल रहा है ना कि भले आपने कार खरीदी और उसको आप लॉस में बेच रहे हो तब भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, या जो पॉपकॉर्न वाला उन्होंने एग्जांपल दिया था, भाई ये बहुत ही गंदे तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है, पता है कि नहीं? मतलब जीएसटी का बेसिक रूल होता है
कि आपको जीएसटी पे ही नहीं करनी अगर आपको लॉस हो रहा है। तो अगर आप सेकंड हैंड आइटम बेच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है लॉस में ही बेचोगे ना। आप कोई 10 लाख में मतलब कार खरीद के 15 लाख में तो बेचता नहीं है, हमेशा उसका प्राइस कम ही होगा। तो आपको कोई जीएसटी नहीं पे करनी होती भाई। इट डजेंट मेक एनी सेंस। ये फर्जी जो मतलब होता है ना, कि बात ये थी कि एक मतलब वो चल रहा था मीडिया के साथ इंटरेक्शन, उसमें उन्होंने सवाल पूछा, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, एक उस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया था। मतलब बीजेपी कभी भी कोई चीज एक्सप्लेन करती है तो और हक क्यों देती है? सीए, एनआरसी, फार्मर्स लॉ, कोई भी चीज आज तक क्लियरली ढंग से समझा नहीं पाई है ये सरकार, और यही सरकार की सबसे खराब बात है। हाँ, कि मतलब जो पब्लिक उनका आउटरीच है वो बहुत खराब है, बहुत गंदे तरीके से लोगों तक वो पहुंचते हैं, भले काम जैसा भी कर रहा हो। दीदी से कुछ सीखो। कौन दीदी? दीदी, अच्छा, ममता दीदी। दीदी, अरे उनसे तो ना ही सीखो बेहतर। अब हम बात करेंगे अपने रियल नोलन भाई की, क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी जो है उसके बारे में कुछ बताया, कुछ चीज़ें हमें पता लगी कि वो जो होगी वो होगी, मतलब जो यूनिवर्सल स्टूडियोज ने अभी मंडे को मतलब वो किया है कि द ओडेसियस करके एक पोएम है, ग्रीक माइथोलॉजी की का एक बहुत बड़ा एपिक है, उसके ऊपर ये मतलब बनने वाली है। ट्रोजन वॉर के बाद जो मतलब जो उसका लीड कैरेक्टर है वो वापस घर को जाता है, और ये जो पोएम है ये इसी जर्नी को डिपिक्ट करती है, और इसी के ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है। जो ग्लैडिएटर है, जो ग्लैडिएटर पहली वाली है, उसमें जो कहानी रहती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो शुरुआत में वॉर थक जाता है उससे, उसके बाद वो राजा से बोलता है, किंग से बोलता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक मतलब एक स्टोइक जो ना रेफरेंस देते हुए कि मतलब अब ये सब चीज़ कुछ रखा नहीं है, मुझे अपनी फैमिली के साथ अपना दिन बिताना है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आती है कि अवतार को रिजेक्ट करने वाले गोविंदा उनको ऑफर आया था क्रिस्टोफर नोलन तरफ से, अच्छा, मेन लीड का रोल करने के लिए इसमें द ओडेसियस। हाँ, द ओडेसियस में, और उन्होंने बोला कि मुझे बी ग्रेड मूवीज बनानी है, मैं उसमें बिजी हूँ। अभी मैं इस पर नहीं आ सकता। मूवी कहाँ बनानी है भाई, डायरेक्ट पॉर्न बनाना है। फिलहाल तो बंदा खुद को गोली मार के पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है। लगता है पूनम पांडे की आत्मा आ गई है, मर के जिंदा हो रहा है। नहीं, मतलब ये जो स्टोरी है ग्रीक माइथोलॉजी की, बहुत मतलब कि बहुत ही फेमस और बहुत ही एपिक है। अब जैसे इससे पहले जो नोलन ने बनाई थी ओपेनहाइमर, ऑब्वियस सी बात है वो भी एक हिस्टोरिकल एपिक थी, और अब उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो मतलब माइथोलॉजी में वो मेरे हिसाब से अब क्रिस्टोफर नोलन तो ये देखने में मजा आएगा भाई कि मतलब माइथोलॉजी को कैसे डिपिक्ट कर रहा है नोलन, वो देखने में काफी मजा आएगा। मुझे लग रहा है कि अब क्रिस्टोफर नोलन अपने डायरेक्शन के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं, अपनी सिनेमेटोग्राफी। हाँ, क्योंकि उसने वो आईमैक्स जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप करनी थी उसने, वो तो अब कर चुके हैं, उसमें उन्होंने अपना सारा समय दे के वो टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। अब बस वो कहानियां कहना चाहते हैं, मतलब वो जो होता है ना, जैसे टेनेंट में उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी लिखी, मतलब खुद से स्टोरी लिखी, और अगर बात किया इंसेप्शन तो उसमें खुद से स्टोरी लिखी। अब यहाँ पे वो फुल डायरेक्शन, मतलब स्टोरीज तो हैं उनके पास, दुनिया में पैसे भी कई ढेर सारी स्टोरीज है। एक बार मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने बोला था कि साला इतनी ढेर सारी स्टोरीज हैं, मैं उनको बिना कहे नहीं मरना चाहता, इतनी ढेर सारी ऑलरेडी इतनी सारी स्टोरीज सेम काम भी अब मेरे को लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे से ज्यादा इम्पैक्ट भी आता है। मतलब ठीक है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैब्रिकेट कर देता है चीजों को, उसमें भी मजा है, मतलब प्रेस्टीज में देखो या ओपेनहाइमर में देखो, तो ओपेनहाइमर में केवल एक साइड की कहानी दिखाई गई है, मतलब जापान का ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है कि जापान में जो तबाही हुई, और ओपेनहाइमर को एज ए हीरो दिखाया गया है। खैर, एक मूवी है, ये तो मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ओपेनहाइमर मतलब सच में क्या थे, भगवान थे कि शैतान थे, वो तो मतलब वो राजूडी के साथ चला गया, वो राजूडी के साथ चला गया। बट यहाँ पे एक पॉइंट है कि देखो, जब तूने जापान की बात की तो एक डायरेक्टर थे, मैं सॉरी उनका नाम भूल रहा हूँ, हम लोगों ने जब चलचित्र के ऊपर एक वीडियो डाला था पहले, याद करो, तो उसमें तुमने बताया था कि पहले उन्होंने वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश या फिर मतलब एक दूसरी साइड दिखाई, अमेरिका साइड दिखाई, जहाँ पे उन्होंने बताया कि क्यों बॉम्ब फोड़ा गया जापान के ऊपर। फिर बाद में वो जाके जब उनको क्रिटिसाइज किया गया कि आपने केवल मतलब जापानीज लोगों का दर्द नहीं बताया, बहुत पहले की 1910 1920 की मूवी है, नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है। तो उन्होंने उसके बाद अपने आप को जस्टिफाई करते हुए, अपना मतलब एक पश्चाताप करते हुए उस साइड की भी स्टोरी दिखाई थी। नहीं, ये वो फिल्म नहीं है, इसमें वॉर की नहीं है, इसमें बेसिकली जो जिस फिल्म की बात कर रहे हो 1910 1920 में, ये बेसिकली उस डायरेक्टर की दूसरी फीचर फिल्म थी, और मतलब कि
उन्होंने के अमेरिका का जो के कू क्लू क्लैन को उसको पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की थी उसमें, अमेरिका की साइड को, उसमें मतलब कि स्लेवरी को जस्टिफाई किया था एक तरीके से। बाकी जो उन्होंने अगली फिल्म बनाई थी वो उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई थी, वो मतलब कि डेमोक्रेसी टाइप की फिल्म थी। मैं यहाँ थोड़ा पे मिसगाइडेड हो गया था। अब यहाँ पे आती है बात अपने करण जौहर, जिनकी लड़ाई चल रही थी अपने कार्तिक आर्यन से। करण जौहर ने बोला कि मैं तुम्हारी एक बार गान मारूंगा, फिर तुमको मैं वापस ले लूंगा। अरे भाई इन लोग का ये रोज का ड्रामा है, ठीक है क्या, पब्लिसिटी स्टंट है, बिना मतलब का कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे पैसे का हो गया ना कि अब कार्तिक आर्यन को फिल्म मिल गई करण जौहर के साथ, तो अब सब खत्म भाई। फिल्म देने के लिए क्या क्या बेचारे को देना, मतलब फिल्म लेने के लिए क्या क्या देना होगा, वो तो मतलब मेहनत तो देनी ही होगी भाई। एक आध वीडियो बाहर निकल आता। और ये पता नहीं क्या, एक तो फिल्म का ही मतलब नाम ही बहुत अजीब सा है, क्या है, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, इतना लंबा नाम है। ये एड्रेस है कि नाम है पता नहीं लग रहा है बंदा कंफ्यूज है तो मतलब रोम कॉम है, जैसा नाम से ही लग रहा है, जैसे तू झुट्टी में मक्का रहा था उस टाइप का रोम कॉम रहने वाली है। पता नहीं, देखते हैं क्या ही करना है। ये लोग तो बनाते बस उसी लिए है कि 100-200 करोड़ रुपए कमा लें, साइड हो जाए, तो वो तो हो ही जाएगा। और इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है हॉलीवुड से, वो रियान रेनॉल्ड्स की जो वाइफ है ब्लेक लाइवली, उनका जो लॉ सूट चल रहा था जस्टिन बाल्डोनी के खिलाफ, उसमें कुछ नई चीज़ें रिवील हुई हैं। तो सबसे पहले तो लॉ सूट में ये था कि उन्होंने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब कि जो बाल्डोनी है उन्होंने कुछ सीन्स ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट, सेक्सुअल सीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर डिस्कस नहीं हुए थे कि ये फिल्म में रहने वाला है, लेकिन बाद में उन्होंने उसको जोड़ने को चाहा। और फिर जब इसको अपोज किया सामने से तो लाइवली ने, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है मैं सारे सीन्स हटा दूंगा, और सारे सीन हटा दिए, लेकिन एक तब भी छुपा के वो फिल्म में रख लिया वो सीन। भाई यहाँ पर तो ये लगता है कि रायन रेनॉल्ड्स को डेडपूल बन जाना चाहिए डेडपूल वो बन भी जाएगा भाई, क्रेजी आदमी है वो कसम भाई से। वो मतलब इनकी जो लव स्टोरी है बहुत वो अच्छी है, बहुत ही पैशनेट बंदा है, सही में मार देगा क्रेजी आदमी। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था या फिर ऐसे ही वो स्पीच दे रही थी, उसमें बोल रही थी कि रायन रेनॉल्ड्स एक उस तरीके का बंदा है जो चाहे जितना भी बिजी हो वो उसके लिए हमेशा टाइम निकाल लेता है अपनी फैमिली के लिए। तो जो बंदा मतलब इतना बिजी होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, वही भाई उसकी कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी बनाता है, बेच देता है। हाँ भाई उसी से बहुत पैसा भाई। और मतलब और भी उन्होंने कुछ वो लगाया कि कोविड के टाइम पे फिल्म शूट हो रही थी, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शूट के टाइम पे जो भी प्रिकॉशंस थे वो नहीं अच्छे से रखे गए थे। और इवन जो मतलब ब्लेक लाइवली हैं और उनका बेटा वो भी सेट पे था, छोटा था उस समय काफ़ी। तो इन लोग को कोविड हो गया था, मतलब रिपोर्ट इन लोग की पॉजिटिव आ गई थी, तब भी बाल्डोनी ने ये रिपोर्ट इन लोगों से छुपाई कि मतलब शूट ना रुके, शूट चलता रहे। कोविड हो गया था और तब भी उसने नहीं बताया कि तुम लोगों को कोविड हो गया है। अब भाई तुमको ये तो मतलब जान से खेल रहा है एक तरीके से, मजाक की तरह ले लिया है कोरोना वायरस को। अब तो भाई रायन रेनॉल्ड्स को आना ही पड़ेगा गांड चीरने के लिए। हाँ भाई पता नहीं क्या ही करते भाई, हॉलीवुड भी भाई को कुछ कम नहीं है बकचोदी इन लोगों की भी। भाई ये लोग क्या होता है ना, बस बॉलीवुड में हम लोग को सारी बकचोदी पता चल जाती है, हॉलीवुड की सारी बकचोदी नहीं पता लग पाती है। ये लोग भी उतने ही बकचोद। ये इंडियन ना, ये गोरे लोगों की टट्टी चाटना बंद करे तब तक ये चले। मतलब वो तो नाम ही देख लो ना, बॉलीवुड तो नाम ही उस तरीके से, नाम का हिस्ट्री ही वही है। नाम मतलब बॉलीवुड नाम ही इसलिए पड़ा था ना कि पहली बार अमेरिका ने ये टर्म इस्तेमाल किया था बॉलीवुड, कि ये बस हमसे आइडियाज चुरा के और कुछ म्यूजिकल उसमें डाल के और ये फिल्में बनाते हैं। सरदार उद्धम में जब वो मारने से पहले उसके घर भी आता है, हाँ। तो फिर वो जो रहता है, क्या नाम रहता है जिसको मारने गया रहता है, अच्छा डायर हाँ। डायर पास जब बैठा रहता है, हाँ। तो बोलता है कि आई लाइक इंडियन, लाइक दे ऑलवेज ट्राई टू प्लीज मी। अच्छा ना, हाँ। तो फिर बोलता रुक जा बहन चोद कुछ दिन, तो तेरे को मैं प्लीज करता हूँ अच्छे से। तेरे कफन पे भी निर्मला सीतारमण टैक्स लेगी। नहीं भाई उसे बार मत घसीटो भाई, उसकी कोई गलती नहीं थी। और मतलब उसके बाद अपडेट ये है कि ग्लेडिएटर 2 जो है वो अब डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो गई है। थिएट्रिकल उसका जो रन था वो मतलब ख़त्म हो गया है। $225 उसका बजट था, $225 मिलियन, सॉरी $250 $250 मिलियन उसका बजट था, और $400 मिलियन के आसपास उन्हें पैसे कमा लिए। कुल मिला के अच्छी खासी कमाई। हाँ अच्छा खासा कमाई, और मूवी भी अच्छी थी, कोई ऐसी कमी वाली बात नहीं। और जो क्रिटिक्स था उनका मिक्स रिव्यू था, जो अमेरिकन क्रिटिक्स था, हाँ मतलब जो उस साइड के क्रिटिक्स था उनका बहुत ही मिक्स था कि भाई हाँ ठीक है, नहीं वुमेन एम्पावरमेंट दिखा दिया, ये वो
बोले भाई ग्लैडिएटर फर्स्ट में दिखाया गया ये सब चीजें, सेकंड में दिखाया गया तूने गाड़ी जल गई। अच्छा मतलब जो होता है ना भाई देखो मूवी तो चेंज करी नहीं गई है ना, मूवी तो वही है एक तरीके उसके से, आगे की कहानी हाँ उसके आगे की थोड़ी सी कहानी है, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे रहेगा ही भाई, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही। बाकी नहीं मूवी अच्छी है, मूवी में कोई ऐसी वाली बात नहीं है। बाकी जैसा कि कल क्रिसमस था, क्रिसमस के दिन अपनी बेबी जॉन रिलीज़ हुई है और मतलब अभी तक जो सोर्सेस हैं उसके हिसाब से पहले दिन का जो कलेक्शन रहा है 15 करोड़ के आसपास का रहा है। 5-5.5 करोड़ का इनके पास प्री बुकिंग थी, उसके अलावा 10-11 करोड़ और इन्होंने कमाए हैं। तो और ये मतलब इनका जो पहले दिन का कलेक्शन है वो पुष्पा 2 के 21वें दिन, कल उसका 21वां दिन था, 21वें दिन के कलेक्शन से भी कम है। भाई मैं एक चीज़ बोलूँ, दोनों पिक्चरें हैं एक नंबर की अच्छी। नहीं देखो वैसे देखो फिर भी बेबी जॉन इज़ वे बेटर देन पुष्पा 2 यार। अगर तुम फिल्म की अगर उसमें तुम अटैच हुए हो कि नहीं, मतलब ऐसा किया है ना कि कुछ सीन्स मजा आया सिनेमैटोग्राफिकली या लुक वाइज लॉजिकली या कुछ भी वाइज देखोगे तो मतलब बेबी जॉन इज वे बेटर फिल्म देन पुष्पा 2। लेकिन वही है, पुष्पा 2 की आंधी है। अल्लू भाई का आलू निकल गया जब जेल में बंद थे। अरे भाई एक दिन बाहर निकल आया भाई। अरे तो बड़ा आदमी है भाई, क्या बात कर रहे हो। और उसमें मैं मतलब वो जेल गया क्यों था मुझे तो नहीं समझ आया उसमें कि उसकी क्या गलती थी। स्टैम्पिड हो गया सिनेमा हॉल में, तो भाई इसमें गलती तो सिनेमा हॉल वालों की है ना कि उन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं करा। ठीक, और लोग तो चूतिया खैर हैं ही वहाँ के कि मतलब एक्टर्स के पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं, एक्टर्स को भगवान बना देते हैं। लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड मतलब नॉर्थ साइड चलता जाता है, अरे तो कुछ साउथ नहीं साइड भाई, देखो बहुत भगवान बना ज्यादा के भाई, थालापति सेतु और ये सब के पीछे पागल एकदम। एग्जैक्टली तो मतलब एक तो ये लोग इतने पागल एक्टर्स के पीछे कि ये लोग अपने सेफ्टी का ध्यान नहीं देते हैं, पूरा मतलब एकदम ऐसी तैसी मचा देते हैं। और जब कुछ हो जाता है तो एक्टर जेल जा रहा है। ना फिल्म मेकर्स का कोई लेना देना, ना मतलब जो सिनेमा हॉल वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्राउड को मैनेज करना। मेन तो उन्हीं की हुई ना, मेन तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना क्राउड को मैनेज करना। आपने 250 लोगों का अगर बनाया है तो 250 लोगों से ज़्यादा कैसे आ गए? नहीं अगर अच्छा थे 250 से ज़्यादा भाई तुम्हारा कैसे, मतलब या फिर दो रीजन हो सकता है। मतलब मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मेरे को जो लगता है 2 रीजन ये है कि या तो इतने क्रेजी फैन थे कि सबसे पहले घुस के देखना है, या तो फिर भाई 250 लोग ज्यादा जमीन में बैठ के देखने आ गए थे। नहीं मतलब लोग तो उतने ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर 250 लोग अंदर हैं तो उनको मैनेज, तो वो जगह होनी चाहिए ना उतनी कि वो 250 लोग उसमें मैनेज हो सके। वही कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं तो चलो ठीक है। तो भाई सीट कम थी, लोग ज्यादा थे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। इसके बाद भाई जो मतलब बॉलीवुड की जो सबसे लेजेंडरी फिल्म सीरीज है हाउसफुल 5। ओ भाई चंकी भाई, हाउसफुल 5 आने वाली है, जून में आ रही है, 14 जून को 2025। इसका शूट खत्म हो गया है अभी। नाडियाड वाला एंड जो सन्स मतलब उन्होंने पोस्ट करके बताया कि अभी इसकी शूटिंग खत्म हो गई, अब एडिट वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जून में आ जाएगी। मतलब इस फिल्म की स्टार कास्ट तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन और भाई टाइगर श्रॉफ को ले लिया, जैकी श्रॉफ को ले लिया भाई, जैकी श्रॉफ भाई। उसके बाद चंकी पांडे और जॉनी लीवर, जैकलिन फर्नांडिस और ये पंजाब वाली अपनी हीरोइन सोनम बाजवा। ओह माय गॉड, वो इंटरनेशनल टूर किया था ना अक्षय कुमार ने साथ में, तो फिल्म करना तो बनता ही है भाई। इसको के लिए बुढ़ा गई है भाई, अभी नेशनल क्रश नहीं रही है, अभी तो वामिका चल रही है नेशनल क्रश। अब क्रश अपडेट होता रहता है ना, क्रश अपडेट होता रहता है, तो अभी वामिका है, क्योंकि वामिका की आंखें ऐश्वर्या राय से मिलती हैं और ऐश्वर्या राय को कौन पसंद है? सल्लू भाई। तो इसीलिए उसको बेबी जॉन में लिया गया। तो सोच लो कनेक्शन हो सकता है भाई, कोई वो वाली बात नहीं है भाई, तुम कनेक्शन देखो। नहीं बाकी भाई बात रही इस फिल्म की, तो जो मतलब मैं जो देखना चाहता हूँ इस फिल्म में 2 लोगों को, वो है नाना पाटेकर और श्रेयस तलपड़े। इन लोगों को देखने में मज़ा आएगा। मतलब नाना पाटेकर वैसे बहुत ज़्यादा फालतू रोल करता नहीं है कॉमेडी में बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर करता है तो बढ़िया करता है। फॉर एग्जाम्पल वेलकम, मतलब लेजेंडरी फिल्म है, उसका रोल लेजेंडरी रोल है, तो देखने में मज़ा आएगा नाना पाटेकर को कि वो कैसा रोल कर रहा है। और श्रेयस तलपड़े तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छा एक्टर है। तो भाई इस हफ्ते की जितनी भी न्यूज़ थी, अपडेट्स थी, वो सब आपके सामने है। और अगले हफ्ते हम लोग फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नया चैनल है तो सपोर्ट करिए प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अंडी बंडी संडी। ठीक, बाय बाय।